हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों आवाज आ रही है क्या? एक बार कंफर्म कर देना प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो हेलो। एक सेकंड। हाँ। हेलो 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 बच्चों, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है क्या आप सभी को? हेलो 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 बच्चों, अगर आवाज आ रही है तो कंफर्म करना एक बार। शायद मेरे एंड पे तुम लोग की आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो। हाँ। हेलो 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 बच्चों, आवाज आ रही है क्या अब? अभी ऑन है। हम्म। हेलो हेलो। आपको आवाज आ आ रही रही है? है, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। हेलो सर। हेलो 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 हेलो। हेलो सर। हाँ। सर आपकी आवाज ना फ्लक्चुएट कर रही है सर यहाँ।
अच्छा अभी ठीक है वीडियो एक सेकंड वीडियो में क्या प्रॉब्लम आ रही है मतलब मैं ब्लर आप भी नहीं दिखाई दे रहे। नहीं नहीं मैं तो अभी आया नहीं हूँ सामने रुको एक अभी सेकंड 1 मिनट आए थे ना वो। वीडियो में तो कोई इश्यू होना नहीं चाहिए आई डोंट नो ठीक है हो रहा है सर, सामने आप देख नहीं रहे हैं। मैं अरे नहीं नहीं मैं आ गया अभी दिख रहा हूँगा अब बताओ सर लैग हो रहा है। लैग हो रहा है सर लैग भी हो रहा है, क्लियर भी नहीं आ आपकी स्क्रीन सर बहुत ब्लर है। लैग भी और ब्लर भी है, दोनों है। हाँ हम्म। सर। होना तो नहीं चाहिए रुको एक सेकंड अच्छा बताओ कैसे हो बाकी तुम लोग सही है सर। ओके चलो बारिश अभी बारिश चल रही है अभी यस सर। ओके दो सर, हाँ सर 2 दिन से लगातार है। हाँ अभी हुई थी। ओके और सर सब बढ़िया। एकदम बढ़िया यार यहाँ वीडियो क्लीन नहीं आ रही है। क्या हो गया मतलब क्या इशू आ रहा है मुझे एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा मतलब सर आप क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। मैं क्लियर नहीं प्लस लैग दोनों हो रहे हैं। और आप सर भी दिखाई दे रहे हैं। रीसेट कर लो। सर आप लैग हो रहे हैं। मैं लैग हो रहा हूँ लैग भी हो रहा है सर, भी आ रहा है वीडियो। एक सेकंड मुझे देखने दो लैग तो स्पीड से होगा हेलो 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 हाँ सर। आ रही है आवाज आ रही है अरे सर आप बहुत ब्लर दिखाई दे रहे हैं सर, आपकी क्वालिटी -144 पे है। -144 पे है बहुत ही आ, ज्यादा ब्लर है। अच्छा अच्छा एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बेटा बट आवाज आ रही है ना आपको अभी वीडियो का तो आ रही सर, आप दिख नहीं रहे बस आप। हाँ मैं वीडियो का एक सेकंड बोला उनको अरे सर गायब हो गए यार। दिख नहीं रहे ढंग से। हाँ मैं अभी तो सामने नहीं आया हूं ना तुम लोग को वीडियो का इशू बोल रहे हो ना तो उनको बोला हूँ कि वो चेक करें हाँ बहुत तगड़ा वाला इशू आ रहा है। अच्छा कुछ समझ नहीं आ रहा सर। अरे रुक जा बोला ही नहीं अभी समझाया ही नहीं कुछ कैसे समझ नहीं अरे भैया दादा रुको तो एक मिनट आने दो सामने कुछ बोलने दो है यहाँ से तो यार बोल रहे हैं ठीक है सर सब दोबारा कनेक्ट करिए एक बार। तो सब सही चल रहा है। एक सेकंड रुको अच्छा सर लैब पे तो सही चल रहा है, क्लियरिटी में। किसमें लाइव में हाँ सर ऐप पे। ऐप पे ओके ओके हाँ ओके एक सेकंड सर है ना ठीक है हाँ अब आ रही होगी वॉइस अब आ रही है वॉइस आ रही है। हाँ सर क्लियर हो गया, सर क्लियर हो गया। हाँ मेरी बात सुनिए क्लियर है। हाँ सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मेरी बात सुनिए वाईटी
पे और ऐप पे सही जा रहा है, इसका मतलब हम लोग के एंड पे सब कुछ ठीक है। एक बार अपने जिन अब क्लियर है सर, अब क्लियर हो गया। चलिए चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। ऑल क्लियर सर। ओके ओके, धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में मैं आपको रोलिंग मोशन पढ़ा रहा था, है ना, और प्योर रोलिंग का जस्ट डिस्कशन शुरू हुआ था, तो जहां से हम लोगों ने एंड किया था वहीं से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक रिकैप देता हूं कि रोलिंग मोशन यानी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में कैसे वेलोसिटी कैलकुलेशन होता है, कैसे एक्सेलरेशन कैलकुलेशन होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो देखिए जरा, जैसे मान लीजिए बच्चों कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ट्रांसलेट भी कर रहा है, कुछ वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, और रोटेशन भी हो रहा है, कुछ एंगुलर स्पीड भी है, ठीक है ना, कुछ ये सिचुएशन है, और आपको किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, या फिर आप मान लीजिए किसी पॉइंट का आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसके लिए हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो बच्चों मान लीजिए पॉइंट ए की मुझे वेलोसिटी चाहिए, केवल वेलोसिटी, तो बताइए किधर किधर कंपोनेंट्स होंगे, क्या क्या लिखना पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए के लिए, बताइए। कल तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, मतलब लास्ट क्लास में। VCM आई कैप होगा, सही बात है, और बताइए और कुछ होगा या बस इतना ही VCM ही होगा बस? आर ओमेगा होगा। आर ओमेगा किस डायरेक्शन में होगा? हाँ, आर ओमेगा प्लस आई एक्सिस की तरफ होगा, तो नेट वेलोसिटी हो जाएगी VCM प्लस आर ओमेगा, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं पॉइंट ए की आपसे, चलिए तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए लिखेंगे तो लीनियर वेलोसिटी वाला VCM हमेशा आता है, ये मैंने आपको बताया था, और प्लस आर ओमेगा, ठीक है, वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में दोनों, जैसे पॉइंट ए केस में आई कैप है तो दोनों सिंपल जुड़ जाएंगे। कुछ केसेस में होगा जहां पे आई ओमेगा नहीं होगा, मतलब आर ओमेगा जे कैप होगा, ऐसी कुछ सिचुएशन होगी तो फिर वहां पे उस तरह से डील करेंगे। ये वेलोसिटी ऑफ ए हो गया। अब बच्चों अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ए चाहिए होगा तो क्या क्या होगा बताइए, और मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि एसीएम है आगे की तरफ, ठीक है, एसीएम आगे की तरफ है, और आर अल्फा कुछ इस तरह से है, मतलब अल्फा कुछ इस तरह से। तो मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ए चाहिए होगा तो क्या क्या कंपोनेंट्स लिखे जाएंगे और किन डायरेक्शन में लिखे जाएंगे? एसीएम होगा, बहुत बढ़िया, और बताइए बेटा। एसीएम होगा, फिर ओमेगा स्क्वायर आर होगा जो कि सेंटर की तरफ होगा, माइनस जे कैप होगा इस केस में, है ना, क्योंकि इधर होगा सेंटर की तरफ। बस दो कंपोनेंट या और कुछ भी लिखना चाहिए? टेंजेंशियल लिखना पड़ेगा, बहुत बढ़िया। आर अल्फा किस डायरेक्शन में आएगा? माइनस आई प्लस आई, अल्फा इस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ओमेगा उसी डायरेक्शन में अल्फा है, तो आर अल्फा किस डायरेक्शन में आएगा? माइनस आई, ठीक है। देखिए अल्फा इस तरह से है ना बेटा, अल्फा इस तरह से क्लॉकवाइज है, तो आर अल्फा भी इसी डायरेक्शन में आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? आर अल्फा इस तरह से आएगा क्योंकि अल्फा इस डायरेक्शन में ना, देखिए अल्फा ऐसा है, ऐसा रोटेशन हो रहा है क्लॉकवाइज, तो आर अल्फा भी इसी डायरेक्शन में आएगा, तो आर अल्फा आई कैप आएगा। क्लियर है क्या सबको? यस सर। हाँ, तो इस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। फिर लास्ट में जाते जाते बच्चों मैंने आपको कहा था कि प्योर रोलिंग के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, चलिए चलिए आप ही से पूछ लेता हूँ। मान लीजिए बच्चों दो, एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म, हाँ आते हैं बेटा, बस उसी में आते हैं, वो एक स्पेशल केस है। लेकिन मैंने जो कल बताया था यानी पिछली क्लास में बताया था, वो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए ये है और पॉइंट बी ये है, ठीक है, और अगर मैं चाहता हूं कि इनमें प्योर रोलिंग हो तो पहली प्राइमरी कंडीशन क्या है कि प्योर रोलिंग एस्टैब्लिश हो? वेलोसिटी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी बी, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्शन, यस सर। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो भाई। सर ये हमारी क्लास आज बहुत देर में ज्वाइन हुई है सर। हम भी बहुत देर में आज ज्वाइन हुए कोइंसिडेंटली कुछ बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ, एक्चुअली मैंने अभी कुछ नहीं पढ़ा है, जो कल पिछली क्लास में डिस्कशन हुआ था वही बस एक क्विक रिकैप किया है, और अभी कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। तो वेलोसिटी ऑफ ए, हाँ वेलोसिटी ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, प्योर रोलिंग। अच्छा बच्चों, इसमें मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए डायरेक्शन, या दोनों बराबर होने चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन? दोनों बराबर होने चाहिए। अच्छा, ये तो एक कंडीशन है, इसी से बच्चों प्योर रोलिंग हम लोग बोल देंगे कि हमेशा प्योर रोलिंग होती रहेगी, या कुछ और कंडीशन? ए टेंजेंशियल, और ये टेंजेंशियल किसके बराबर होनी चाहिए बताइए?
एक्सलेशन ऑफ बी के। देखिए बच्चों इन दोनों के एक्सलेशन भी बराबर होने चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपने ये स्टैब्लिश करके दोनों चीजों को रख दिया, अगले ही मोमेंट अगर ये चीज बराबर नहीं तो अगले ही मोमेंट प्योर रोलिंग खत्म हो जाएगी। तो ये दोनों कंडीशन होल्ड करना चाहिए, तभी जाके प्योर रोलिंग होगी। सर एक बात बताइए, इसमें आपने एक्सलेशन ऑफ ए में तो टेंजेंशियल नहीं लिखा, एक्सलेशन ऑफ मतलब बी में आपने टेंजेंशियल नहीं लिखा, ए में केवल टेंजेंशियल लिखा है, इसका क्या कारण है? देखिए बी तो बच्चों प्लेटफॉर्म है ना, मतलब स्ट्रेट है, हाँ ये तो मूव करेगा ऐसे। इसमें बताइए कोई भी चांस ही नहीं है कि आपके पास कोई कुछ और एक्सलेशन हो, एक ही लीनियर एक्सलेशन होगा। लेकिन ए के पास देखिए 3 एक्सलेशन होंगे, एक तो एसीएम होगा, ठीक है, दूसरा आर अल्फा होगा और तीसरा सेंट्रीपेटल होगा। 3 कंपोनेंट होंगे, एसीएम होगा, आर अल्फा होगा और एक वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर बाई आर यानी कि सेंट्रीपेटल होगा। इतने 3 कंपोनेंट होंगे। अब देखिए सेंट्रीपेटल से कोई लेना देना नहीं है, सेंट्रीपेटल कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेंट्रीपेटल ऊपर है ना, ठीक है। टेंजेंशियल डायरेक्शन के एक्सलेशन में मतलब एसीएम और आर अल्फा का जो रिजल्टेंट होगा वो वैल्यू एक्सलेशन ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। मतलब ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सलेशन है वो बी के बराबर होगा, तब प्योर रोलिंग मेंटेन रहेगी, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे थोड़ा सा आपको और चीजें समझ में आएंगी कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर आपने जो एग्जांपल दिया था, हाँ व्हीकल के जो टायर होते हैं वो प्योर रोलिंग करते हैं, राइट। और आपने जो दोनों कंडीशन बताई दोनों रिलेट नहीं हो रहे। दोनों रिलेट नहीं हो रहे हैं, मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में कैसे जाएंगे? जो रोड होगी वो तो रेस्ट पे रहेगी। हाँ तो रोड के लिए बेटा बताएंगे अभी आपको, अभी तो आपको थ्योरी पढ़ाऊंगे, रोड पे तो आए नहीं है, है ना, रोड पे आएंगे अभी तो रोड पे ही बताएंगे। बताया था सर आपने इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा मैंने उस पर चर्चा की थी, किसी ने उसमें भी ये बताया था कि सर ऐसा नहीं है। मैं अभी उस पर रोड पे आऊंगा। अभी तो देखिए प्लेटफॉर्म को भी मैं चला रहा हूँ, तो रोड तो रेस्ट पे रहती है ना, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी अभी डिस्कशन करते हैं ना, थोड़ा सा समय दीजिए। मान लीजिए बच्चों जैसे एक प्लेटफॉर्म है। हाँ हाँ बोलिए सर। पिछले एग्जांपल में ए और बी दोनों एक ही डायरेक्शन में एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव मोशन कहां हो रहा है? हाँ रिलेटिव मोशन क्यों नहीं होगा? ए और बी का इन दोनों पॉइंट्स का बस ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहने चाहिए, बाकी पॉइंट्स तो मूव करेंगे ना, ये दोनों बस रेस्ट पे रहने चाहिए, समझ रहे हैं आप? बाकी इसमें यही दोनों पॉइंट थोड़ी दिए, तो रिजिड बॉडी है ना। आप ट्रांसलेटरी मोशन जो पहले पढ़ते थे उसमें तो एक पॉइंट मान के चलते थे, अभी ये एक पॉइंट नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब सिस्टम ऑफ पार्टिकल है। तो इसके पास है इसकी और इसकी बराबर है, पर इसकी और इसकी बराबर नहीं होगी, इसके पास सिचुएशन कुछ अलग होगी। समझ पा रहे हैं? यस सर। चलिए मैं थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाता हूं तो और चीजें तुम लोगों को क्लियर होंगी। मान लेते बच्चों ये प्लेटफॉर्म है, इसके आगे की तरफ एक्सलेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये आगे की तरफ मूव भी कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सलेशन और आगे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से मूव भी कर रहा है। हम लोग के पास एक सिलेंडर है या डिस्क या रिंग, जो भी आप मान लीजिए कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। ये आगे की तरफ मान लीजिए जा रहा है बच्चों 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और इसकी रेडियस की वैल्यू है 2 मीटर, ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसका पॉइंट मैं बी ले लेता हूं, ठीक है, और ये जो डिस्क या रिंग या सिलेंडर है इसका पॉइंट ए ले लेता हूं, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए ये जो डिस्क है ये कितनी एंगुलर स्पीड से रोटेट करे सच दैट प्योर रोलिंग हो रही हो, ठीक है। कितनी एंगुलर स्पीड से डिस्क रोटेट करे कि प्योर रोलिंग हो रही हो? तो आप बोलेंगे कि सर जो वेलोसिटी ऑफ बी है ना वो वेलोसिटी ऑफ ए के बराबर होनी चाहिए तभी प्योर रोलिंग होगी, ठीक है। तो अब वेलोसिटी ऑफ बी तो आपके पास है 20 आई कैप प्लस 20, तो वेलोसिटी ऑफ ए भी प्लस 20 होनी चाहिए। अब बेटा मुझे बताइए वेलोसिटी ऑफ ए मैं कैसे निकाल सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ ए कैसे निकाला जाए? वेलोसिटी ऑफ ए ट्रांसलेशन भी हो रहा है, रोटेशन भी हो रहा है, कैसे क्या यहां पे लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ ए आ जाए? केवल आर ओमेगा। हाँ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस आर ओमेगा। तो इसमें बताइए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में है? प्लस आई कैप, तो मैं प्लस 40 लिख दूं फिर, ठीक है ना? यस सर। और बताइए और क्या लिखना चाहिए? बहुत बढ़िया, कोई माइनस आर ओमेगा लिखना चाहिए। ये सेंस बन रहा है आपको? यस सर। क्योंकि v आगे की तरफ है और ओमेगा
इस तरह से, तो ये आर ओमेगा पीछे की तरफ होगा। तो ए की जब आप नेट वेलोसिटी लिखेंगे तो वीसीएम की वजह से इधर मिल जाएगा और आर ओमेगा की वजह से इधर मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये वीसीएम हो गया और ये आर ओमेगा हो गया, तो वीसीएम माइनस आर ओमेगा, ठीक है ना? कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें किसी को यहां तक? नो सर। ठीक, तो आप v माइनस आर ओमेगा करिएगा तो 40 माइनस आर की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने 2 मान रखी है सवाल में, तो 2 ले लेते हैं इंटू ओमेगा, और इसको तो vb तो 20 है सवाल में दिया हुआ है, और 40 माइनस 2 ओमेगा, ठीक है, ये va हो जाएगा। तो यहां से बेटा देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो 2 ओमेगा बराबर 40 माइनस 20 यानी 20 हो जाएगा, तो 2 ओमेगा बराबर 20, तो ओमेगा बराबर 10 रेडियन पर सेकंड। यानी अगर आप चाहते हो कि इस प्लैंक जो कि 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और ये जो डिस्क है जो कि 40 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, उसका रेडियस 2 मीटर है, उनमें बीच में प्योर रोलिंग हो, तो जो जिस एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है उसकी वैल्यू 10 रेडियन पर सेकंड होनी चाहिए, ठीक है? बोलिए बच्चों, ये समझ में आया आपको क्या ये वाला कॉन्सेप्ट? ठीक, अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा और इसमें एक और डिटेल की साइड, ठीक है, ये मान लीजिए ओमेगा हम इतना रख देंगे तो मेंटेन रहे, मतलब प्योर रोलिंग उस मोमेंट के लिए हो जाएगी, पर प्योर रोलिंग मेंटेन रहे इसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन है कि एक्सलेरेशन ऑफ पॉइंट बी ये बराबर होना चाहिए एक्सलेरेशन ऑफ पॉइंट ए, और किस डायरेक्शन का एक्सलेरेशन पॉइंट ए का? टेंजेंशियल डायरेक्शन का, ठीक है ना? तो एक्सलेरेशन ऑफ पॉइंट बी देखिए कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और एक्सलेरेशन ऑफ पॉइंट ए का अगर निकालेंगे बच्चों तो थोड़ा मेरी मदद करिएगा आप लोग, अगर क्लिक हो जाए, मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आगे की तरफ ही है, ACM, और ACM की वैल्यू है बच्चों मान लेते हैं कुछ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, रेडियस 2 मीटर है। आप सवाल में पूछ दिया कि अल्फा कितना होना चाहिए कि प्योर रोलिंग हो रही हो, है ना? और ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन सेम ही है, मतलब जिस डायरेक्शन में ओमेगा है उसी डायरेक्शन में अल्फा है, अल्फा भी कुछ इसी तरह से। तो अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि प्योर रोलिंग हो रही हो? तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो मैंने एक्सेलरेशन ऑफ बी 10 रख दिया, ठीक है, क्योंकि ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे एक्सेलरेट कर रहा है। अब एक्सेलरेशन ऑफ ए टेंजेंशियल डायरेक्शन में, चलिए बच्चों अब आपकी मदद लगेगी थोड़ा सा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मुझे एक्सेलरेशन ऑफ ए बताना है, अब जल्दी से बताइए एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना लिखा जाए टेंजेंशियल डायरेक्शन में? सर ACM प्लस R अल्फा। तो ACM तो देखिए हाँ 10 माइनस आर अल्फा, ओके, तो माइनस आर अल्फा क्यों लगाएंगे बेटा? सही है आपका जवाब, हाँ राइट, एब्सोल्युटली। देखिए अल्फा इस तरह से आएगा ना, अल्फा देखिए अल्फा इस तरह से आएगा तो ए पे जो अल्फा होगा उसका आर अल्फा पीछे की तरफ आएगा, ठीक है, तो नेट टेंजेंशियल डायरेक्शन जो होगी एक्सेलरेशन की वो 10 ACM आगे की तरफ, ACM आगे की तरफ और आर अल्फा पीछे की तरफ, जिस तरह से VCM आगे की तरफ आर ओमेगा पीछे की तरफ, इस तरह ACM आगे की तरफ आर अल्फा पीछे की तरफ, तो आर अल्फा तो 2 है आर, और अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, तो यहां से देखिए बच्चों 2 अल्फा बराबर 10 माइनस 10 बराबर 0, तो अल्फा की वैल्यू आ रही है बच्चों 0। इसका मतलब है अगर आप चाहते हो कि इन दोनों के बीच में प्योर रोलिंग हो तो ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड होना चाहिए और अल्फा की वैल्यू 0 होना चाहिए, और ACM तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तो आप प्योर रोलिंग को मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। तो देखिए कुछ इसमें कर नहीं रहे हम लोग, पहली जो प्राइमरी कंडीशन है प्योर रोलिंग के लिए वो होना चाहिए कि दो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं वो रेस्ट में होने चाहिए, तो उनको रेस्ट में कर दिया। दूसरा क्या है, टेंजेंशियल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन बराबर होने चाहिए, उनको बराबर कर दीजिए। अब ये दोनों कंडीशंस मीट होंगी तभी ये ऑब्जेक्ट बिना स्लिपिंग के रोल करता हुआ आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए बच्चों, इस पे एक सवाल दूंगा फिर आप करिएगा, और किसी कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए।
बोलिए। सर आपने इसमें सेंटीमीटर एक्सप्रेशन क्यों नहीं लिया है? हाँ देखिए, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ना बेटा, आप ये मानिए कि इस डायरेक्शन में जो बी के पैरेलल डायरेक्शन से बी हमारा इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है, और ए ये है, ठीक है, और एसीएम ये है, मतलब ए सेंटीपिटल ये है ओमेगा स्क्वायर आर। तो आप सोचिए जरा, ओमेगा स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर आर ए पॉइंट के इस डायरेक्शन के एक्सेलरेशन में कोई कंट्रीब्यूशन देगा क्या इस वाले डायरेक्शन के एक्सेलरेशन में? क्योंकि देखिए ये इस डायरेक्शन के एक्सेलरेशन दोनों के बराबर होने चाहिए। ओमेगा स्क्वायर आर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, इस डायरेक्शन के एक्सेलरेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इसलिए इसको नहीं काउंट किया गया, क्योंकि प्योर रोलिंग कब नहीं हो पाएगी? जब इस डायरेक्शन का एक एक्सेलरेशन, इस डायरेक्शन का एक एक्सेलरेशन वो बराबर ना हो। क्योंकि जैसे ही इस डायरेक्शन के एक्सेलरेशन दोनों के बराबर नहीं होंगे, इन दोनों की स्पीड अगले ही मोमेंट मिसमैच हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन की स्पीड को मैनेज करने के लिए एक्सेलरेशन का यही वाला डायरेक्शन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस वाले का कोई रोल नहीं है, इसलिए उसको नहीं सोचते हैं। बच्चों लिख लिया तो फिर अगला सवाल कर लिया जाए। हो गया सर। ओके बदल सकता हूं क्या स्लाइड? बच्चों लिख लिया हो अगर? ठीक, अब आपको सॉल्व करना है बच्चों। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, अब आपको सॉल्व करना है। सवाल में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक सिलेंडर या डिस्क या रिंग, जो भी आप मान लीजिए, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि इसके पास स्पीड जो है सेंटर ऑफ मास की वो 10 मीटर पर सेकेंड है। इसका जो रेडियस है वो 0.5 मीटर है। और देखिए बच्चों, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है? ओमेगा मैं उल्टा ले लेता हूं, जिस तरफ ओमेगा पिछले वाले सवाल में लिया था उसके ऑपोजिट ले लेता हूं, 8 रेडियन पर सेकेंड। तो आपसे पूछा गया है, बताइए ये प्लैंक की स्पीड कितनी होनी चाहिए सच दैट प्योर रोलिंग टेक्स प्लेस? सर 40 मीटर पर सेकंड। ओके, प्योर रोलिंग 40 या 14 बेटा? 40 मतलब ये वाला बोल रहे हैं आप या नीचे वाला ये वाला? 14 ओके तो 40 ना हो ओके तो 14। ठीक है। सर 40। ठीक है, बाकी लोग भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक ठीक, गुड। बाकी लोग भी सॉल्व कर लीजिए, तब तक मैं अगला लिख देता हूँ, इसका अगला पार्ट। 14 ही हो सकता। ठीक। प्लैंक का एक्सेलरेशन बताना है बच्चों, जिससे प्योर रोलिंग होती रहे। सर 15। ओके, सर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके। सर 15 है। आइए बच्चों, डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा और समझ में आएंगी चीजें। देखिए, तो जैसे आप मान लीजिए, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। तो ए और बी की वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए ये बराबर होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी के। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ए निकालिएगा तो वीसीएम आगे की तरफ है और ओमेगा देखिए मैंने इस तरह से दिया है, तो आर ओमेगा भी आगे की तरफ ही आएगा। तो देखिए आर ओमेगा भी आगे की तरफ बनेगा और वीसीएम भी आगे की तरफ बनेगा। तो वीसीएम है बेटा 10
और आर ओमेगा देखिएगा तो आर है 0.5 यानी 1/2 इंटू ओमेगा 8, तो 8 इंटू 1/2 4 बन जाएगा। तो वीबी की वैल्यू बच्चों आनी चाहिए 14 मीटर पर सेकेंड, यानी प्लैंक को आपको आगे की तरफ 14 मीटर पर सेकेंड से ले जाना पड़ेगा, तो इन दोनों के बीच में प्योर रोलिंग होगी। अगर आपने 14 से कुछ कम ज्यादा किया तो स्किड हो जाएगा, प्योर रोलिंग नहीं होगी। कितने बच्चों का आ गया था, एक बार हाथ उठा दीजिए तो आइडिया लग जाए मुझे। धन्यवाद। जिनका नहीं आया है देख लीजिए, अगर कोई चीज आपको लग रही है कि सर ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। इस वाले सवाल के लिए बात किया जाए तो मैंने बताया टेंजेंशियल डायरेक्शन के एक्सेलरेशन बराबर होने चाहिए, यानी जो प्लैंक का एक्सेलरेशन है वो बराबर होना चाहिए नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए के। नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए की बात की जाए तो एसी आगे की तरफ है, तो एसी मैंने आगे की तरफ लग दिया, और आर अल्फा पीछे की तरफ है तो आर अल्फा इधर होगा, तो AC माइनस आर अल्फा लिखना पड़ेगा आपको। AC 20 है, माइनस आर 1/2 है, और अल्फा की वैल्यू 10 है, तो 20 माइनस 5 यानी एक्सेलरेशन ऑफ प्लैंक जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, यानी आप प्लैंक को आगे की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ले जाएंगे तो फिर प्योर रोलिंग मेंटेन रहेगी। कितने बच्चों का आ गया था ये भी 15? ठीक ठीक। जिनको कुछ भी कंफ्यूजन है कि सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं या तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अल्फा की डायरेक्शन या ACM की डायरेक्शन वो कुछ भी दे सकते हैं, आपको बेसिक याद रखना है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो उनका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर हो और वेलोसिटीज बराबर हो। अब आ जाते हैं बच्चों मेन मुद्दे पे, वो रोड वाला है ना, कि रोड में क्या होता है जब ऑब्जेक्ट रोड पे मूव करता है या रोड पे रोल करता है तो क्या सिचुएशन होती है। वैसे मुझे लगता है कि तुम में से कई सारे बच्चे खुद ही आंसर कर दोगे इस चीज का। हटा रहा हूं बच्चों स्लाइड्स। ठीक, देखिए अब जैसे रोड है, ठीक है, ये मान लीजिए रोड है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है या मूव कर रहा है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये रोल कर रहा है या मूव कर रहा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट इसमें भी वही है कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी बी पॉइंट और ए पॉइंट, इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, ये रेस्ट पे होने चाहिए एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो देखिए चूंकि रोड है, ये है ना, रोड तो रेस्ट पे रहती है, मूव नहीं करती, और पॉइंट भी रोड का हिस्सा होगा, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी 0 होनी चाहिए। तो इसका मतलब बच्चों वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए भी 0 होना चाहिए। अब मान लीजिए जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है कि स्पीड VCM आगे की तरफ है और ओमेगा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो बताइए बच्चों पॉइंट ए की नेट स्पीड आप कैसे लिखेंगे? पॉइंट ए की नेट स्पीड, इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर का। पॉइंट ए की नेट VC माइनस आर ओमेगा। अब देखिए बच्चों ये 0 होनी चाहिए ना, 0 के इक्वेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट पे था। अब पिछले वाले सवालों में देखिए इसको 0 के बराबर नहीं करते थे, इसको जो भी तुम्हारा प्लैंक की स्पीड होती थी उसके बराबर कर देते थे, लेकिन अगर यही चीज रेस्ट पे है तो उसको 0 के बराबर कर देंगे। जब 0 के बराबर कर देंगे तो VC बराबर आर ओमेगा हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप कभी कंडीशन पढ़ते हैं ना कि प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन VC बराबर आर ओमेगा है, तो बच्चों ये मतलब जनरल कंडीशन है या उसके मतलब इसमें भी एक कंडीशन है। जैसे प्योर रोलिंग में लिखा हुआ है कि फॉर प्योर रोलिंग VC इज इक्वल टू आर ओमेगा ऑलवेज। क्या बच्चों ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है? अगर ट्रू है तो कब ट्रू है, फॉल्स है? फॉल्स है। कब ट्रू हो जाएगा? हाँ, जिस चीज पे वो रोल कर रहा है अगर वो प्लेटफॉर्म रेस्ट पे हो जाएगा तो फिर VC बराबर आर ओमेगा होल्ड करेगा। अब चूंकि हम बार बार ये देखते रहते हैं VC बराबर आर ओमेगा, VC बराबर आर ओमेगा, तो हमें ये लगता है कि प्योर रोलिंग के लिए VC बराबर आर ओमेगा होना चाहिए। VC बराबर आर ओमेगा होना चाहिए प्योर रोलिंग के लिए, लेकिन तब होना चाहिए जब प्योर रोलिंग एक ऐसी सरफेस पे हो रही हो जो रेस्ट पे है। अगर वो प्लैंक पे हो रही है जो खुद मूव कर रहा है तो VC बराबर आर ओमेगा होना जरूरी नहीं है। VC माइनस आर ओमेगा मतलब दोनों पॉइंट्स के रिलेटिव वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। तो कोर कॉन्सेप्ट देखिए यही है जो मैंने आपको यहां पे बताया, ये मेन चीज है, ठीक है। अब अगर रेस्ट पे हो गया प्लेटफॉर्म तो VC बराबर आर ओमेगा हो जाएगा, अगर रेस्ट पे नहीं हुआ है तो फिर आपको देखना पड़ेगा, दोनों की इक्वेट करनी पड़ेगी। अच्छा, हमेशा होता रहे ये तो हो गया, ठीक है, VC बराबर आर ओमेगा मान लीजिए हो गया तो प्योर रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी उस मोमेंट के लिए। अगर आप चाहते हो कि हमेशा होता रहे तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए बराबर होना चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी के। तो एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए की अगर बात की जाए बच्चों तो मान लेते हैं कि इसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन ACM है, ठीक है, AC आगे की तरफ एक्सेलरेशन है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ठीक है। अब अगर मैं पॉइंट ए की बात करूं
ठीक है। तो पॉइंट ए का नेट एक्सेलरेशन बच्चों कितना लिखेंगे आप? पॉइंट ए का मतलब जो स्फेरिकल बॉडी का पार्ट है उसका नेट एक्सेलरेशन AC माइनस आर अल्फा। देखिए बच्चों, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें कोई लेने की जरूरत नहीं है। उसका कारण ये है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पॉइंट ए को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देगा, उससे इनके रिलेटिव मोशन बिगड़ने का कोई खतरा नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं लेते हैं। तो AC माइनस आर अल्फा बराबर होना चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी। अब बच्चों ये रोड है, रेस्ट पे है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। तो AC बराबर आर अल्फा हो जाता है। लेकिन क्या मैं आपसे कहूं कि प्योर रोलिंग के लिए हमेशा AC बराबर आर अल्फा होना जरूरी है? ऐसा नहीं है। AC बराबर आर अल्फा, VC बराबर आर ओमेगा ये तब होने चाहिए जब आप ऐसी सरफेस पे प्योर रोलिंग कराना चाहते हो जो कि रेस्ट पे है, तो फिर आप लगा दीजिए। अगर प्लैंक मूव कर रहा है, सरफेस मूव कर रही है, तो फिर उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक स्पेशल कंडीशन में VC बराबर आर ओमेगा या AC बराबर आर अल्फा होता है। नोट कर लीजिए इसको। डन है तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, बोलिए बोलिए। AC माइनस आर अल्फा बराबर 0 कैसे? बच्चों कोई इनका आंसर देना चाहेगा कि सर आपने ये 0 के बराबर क्यों कर दिया? कोई भी आप में से, अभी डिस्कशन कर ही रहे थे हम लोग। एब्सोल्युटली। हाँ, रोड देखिए B क्या है? रोड का पॉइंट है ना। अब रोड तो रेस्ट पे रहती है, वो एक्सेलरेट नहीं कर रही है, इसलिए उसकी जगह 0 कर दिया। प्लैंक था पिछले वाले केस में, तो उसमें प्लैंक एक्सेलरेशन लिख रहे थे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों ये कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है और मैंने बता दिया कि ये ऐसी सरफेस पे है जो सरफेस रेस्ट पे है, यानी रोड पे या कहीं पे भी रख दिया स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को, और ये आगे जा रहा है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। बेटा बातें नहीं करिए, और कोई बात कर रहा है तो माइक बंद कर लीजिए, फिर आराम से बात करिए। रेडियस मान लेते हैं 2 मीटर है इसका, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, इसका रेडियस 2 मीटर है। अब VCM बच्चों मैंने आपको बता दिया कि 10 मीटर पर सेकंड है। तो आप मुझे सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका ओमेगा कितना हो और ओमेगा किस डायरेक्शन में हो, किस ये प्योर रोलिंग कर पाए? 5 तो यहाँ पे बच्चों आप V, चूंकि प्योर रोलिंग एक रेस्ट वाली सरफेस पे हो रही है, तो V बराबर आर ओमेगा लिखेंगे। ओमेगा बराबर V बाई आर आ जाएगा, तो V डिवाइडेड बाई आर, तो 5 रेडियन पर सेकंड होना चाहिए ओमेगा। अच्छा, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए ओमेगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। एब्सोल्युटली बच्चों, देखिए इस तरह से होना चाहिए ओमेगा, ठीक है। अगर ऐसा ओमेगा होगा, हेलो सर। हाँ बोलिए सर अभी कनेक्ट हुए हम, क्या आप पीछे वाली स्लाइड समझा दोगे प्लीज सर? ठीक है ठीक है ठीक। तो ओमेगा को क्लॉकवाइज होना पड़ेगा। कारण इसका ये है कि देखिए जैसे ओमेगा क्लॉकवाइज होगा तो ये वाला पॉइंट पीछे जाएगा और VCM उसको आगे ले जा रहा है ना, तो VCM बराबर आर ओमेगा तभी हो पाएगा जब ओमेगा इधर होगा। देखिए दो ही कंडीशन हो सकती है ओमेगा की, या तो इधर हो या तो उल्टा हो। उल्टा होगा तो फिर वो VCM के साथ जुड़ जाएगा, फिर वो कभी रेस्ट पे नहीं ला पाएगा, इसलिए इसको इसी तरह से होना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों आप थोड़ी सी कुछ चीजें समझिए। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये स्फेरिकल बॉडी है और ये प्योर रोलिंग कर रही है एक ऐसी सरफेस पे जो कि रेस्ट पे है, तो मुझे कुछ पॉइंट के आपसे स्पीड्स चाहिए होंगे। सबसे पहले मुझे आप इस वाले पॉइंट की स्पीड बताइए, पॉइंट ए की नेट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए कितना होगा? अगर V माइनस आर ओमेगा, ओके। कुछ देख के कुछ डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं क्या कि 0 क्या रीजन क्या है 0 होने का? क्योंकि उस टाइम पे वो भी रेस्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, रेस्ट, ये रोड रेस्ट पे है, तो रोड का ये जो पॉइंट है ये रेस्ट पे होगा, तो पॉइंट ए को भी रेस्ट पे होना पड़ेगा, नहीं तो प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगी, स्लिपिंग हो जाएगी। इस वाले पॉइंट की बच्चों देखिए VCM ही है, तो ये तो 10 मीटर पर सेकंड ही है। अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले पॉइंट की बता दीजिए, पॉइंट बी की नेट स्पीड कितनी होगी? पॉइंट बी की नेट स्पीड VC प्लस आर ओमेगा। चूंकि प्योर रोलिंग के केस में दोनों बराबर होते हैं बेटा,
हाँ तो फिर भी अलग। 2v लिख सकते हैं, बोलिए ठीक है ना, क्योंकि आर ओमेगा खुद v के बराबर है ना, तो बात सही है कि vc प्लस आर ओमेगा होना चाहिए, पर दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो 2v लिख देंगे। अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, इसको सेंटर बोल देते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट डी, तो इसकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी, पॉइंट डी की नेट स्पीड? तो फिर रिजल्टेंट निकालेंगे। फिर रिजल्टेंट निकालेंगे, बिल्कुल बिल्कुल तो रूट 2 भी हो जाएगा। बिल्कुल, v रूट 2 हो जाएगा। तो देखिए VCM वाला ये हो गया, और आर ओमेगा भी चूंकि v के बराबर है ना, तो जो नेट, बोलिए बोलिए बोलिए, तो ये नेट जो है v रूट 2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये v इधर है और ये v टेंजेंशियल इधर है। सेम कंडीशन जैसे d की है ना, सेम सिचुएशन e के लिए भी होगी, स्पीड नेट v रूट 2 ही होगी, बस डायरेक्शन का थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, vc इधर होगा, आर ओमेगा इधर, तो ऐसा हो जाएगा v रूट 2, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं कोई जनरल पॉइंट ले लूं, पॉइंट ए, किसी जनरल पॉइंट की मैं स्पीड निकालना चाहूं, तो बिल्कुल आसान है, मैं एंगल इसका थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूं, जैसे हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में किया था, सेम वैसे ही। जैसे वर्टिकल से मैं एंगल ले लेता हूं, मान लीजिए थीटा एंगल पे है ये, ठीक है, मान लीजिए थीटा एंगल पे पॉइंट ए है, तो देखिए VCM तो आप ऐसे ही लिख देंगे सिंपल, ये देखिए VCM आ जाएगा, ठीक है, और आर ओमेगा जिसकी वैल्यू v के बराबर है वो इस तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी, ठीक है, तो ये भी v हो जाएगा, है ना। अब ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो बेटा देखिए ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो VC और V दोनों V है, उनके बीच में एंगल थीटा है, तो कभी वर्टिकल से एंगल दे और प्योर रोलिंग हो रही हो एक रेस्ट वाली सरफेस पे, तो आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं बच्चों, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या जब दोनों a और b के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं तो जो फॉर्मूला बनता है, बिल्कुल 2v cos थीटा बाई 2, बिल्कुल ठीक है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोगों ने ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, ये ऑलरेडी केस डिस्कशन कर चुके हैं जब प्योर रोलिंग नहीं हो रही थी, मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा था, v और r ओमेगा बराबर नहीं थे, सेम डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। अब उसी का एक स्पेशल केस कि जब v और r ओमेगा दोनों बराबर हो, प्योर रोलिंग एक ऐसी सरफेस पे हो रही हो जब वो रेस्ट पे है, तो फिर आप हर पॉइंट का कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं आपसे चाहूंगा कि आप डायग्राम बनाइए, आप ए का लिखिए, डी का लिखिए, बी का लिखिए, ये जो 4 पॉइंट है इनका तो लिखिए ही, और एक जनरल पॉइंट पे थीटा बना के, तो जनरल पॉइंट वाला है उसका डायग्राम अलग से बना के लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना काम कर लीजिए, बोलिए। जो ऐसे हमने ऊपर थीटा लिया है, हाँ। ऐसे ऐसे नीचे थीटा लेना है, हाँ हाँ, नीचे वाले किसी दोनों कोऑर्डिनेट में से एक में से फिर माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो वेक्टर वाला होता है, तो इसमें डायरेक्शन इधर हो जाएगी, बीच में इधर हो जाएगी। देखिए मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे मान लीजिए आप यहां से एंगल ले लेंगे, ठीक है, आप थीटा नहीं लीजिए, आप इधर वाले एंगल को थीटा बोल देंगे, इसको मान लीजिए, ठीक है, इस वाले एंगल को मान लीजिए थीटा बोल देते हैं, ठीक है, यही कह रहे हैं ना आप शायद। नहीं सर, नीचे अगर मैं नीचे के तो दो कोऑर्डिनेट है, इनमें से किसी भी अच्छा, जैसे r इक्वल 2 मीटर लिखा है, उस वाले में ले लेंगे, लाइन बना देंगे। कहीं पे भी ले लिए, दो वेक्टर के बीच का एंगल पता है आपको, तो आप निकाल ही सकते हैं ना उनका रिजल्टेंट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, कहीं भी ले लीजिए आप एंगल, मान लीजिए आप यहां पे ले लेते हैं, और बताइए मैं एंगल कहां से ले लूं, वर्टिकल से लूं, नहीं सर, सेंटर से एक लाइन बनाएंगे, वहीं से मतलब नीचे की साइड मतलब ये वाला एंगल है, यस सर, ठीक है, चलिए, तो ये v हो गया, और मान लीजिए ओमेगा कुछ इस तरह से है, तो r ओमेगा कुछ इधर हो जाएगा, ठीक है, ये भी v ही होगा, है ना। यस सर। हाँ, तो अभी आपको क्या करना है, कुल मिला के इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है ना, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आ गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, या जो डायरेक्ट फार्मूला होता है आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे इन वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे आएगा, ये थीटा है, तो ये थीटा, और ये 90, एक सेकंड ना, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, हमें और ये वाला एंगल और चाहिए रुक जाओ एक सेकंड, है ना, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो हमें इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए ना, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा नहीं, हाँ एक सेकंड, 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, सही कह रहे हो शायद, थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा 90 माइनस थीटा, और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल हो जाएगा 180 माइनस थीटा, बिल्कुल सही बात है। तो आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इन दोनों के बीच का, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
cos थीटा और 180 माइनस थीटा रख दोगे तो माइनस cos थीटा हो जाएगा। तो एक तरह से दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। पर इतनी सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, जहां पे भी पूछ दे बस दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल दो और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यूज कर लो, ठीक है। सर एक चीज पूछनी है सर। बोलिए बोलिए। तो एक क्वेश्चन था सर हाँ बताइए। सर मेरे हमें जो एक क्वेश्चन करवा जिसमें आपका आंसर 15 मीटर प्रति सेकंड आंसर आया था सर। सर उसके बाद हमने क्या करवाया सर, हमारी क्लास में लाइट नहीं आ रही थी, वाईफाई भी नहीं चल पा रहा ठीक सर। ठीक है, एक तो क्लास वो भी हमने सर लाइव लेके मोबाइल से करके करा था सर। अच्छा वो ठीक भी है आंसर ठीक है तो ठीक है बता दीजिए इसके बाद हम क्या करवाए हैं। ठीक है। कुछ एक क्लास का किसी का और डिस्कनेक्ट हुआ था, मैं बता देता हूँ क्या बताया था। हाँ कोई और कुछ पूछना हाँ सर बता दीजिए, फिर पेज छोड़ के कर देंगे ना। ठीक है बता ठीक दीजिए। हाँ बता देता हूँ। कोई और कुछ, हाँ बोलिए। तो ओमेगा यदि एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा देन फिर क्या करेंगे? तो मान लीजिए जैसे इसी सवाल में ओमेगा ऐसे ना देके ओमेगा ऐसे दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच के मुझे बताएंगे क्या कि क्या चीज में चेंज आएगा, क्या वीसीएम तो ये जो बी हाँ नेगेटिव आने लगेगा ना? हाँ मतलब वीसीएम तो एज इट इज रहेगा, वीसीएम तो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि उसकी स्पीड क्या है, वो उसमें चेंज नहीं होगा। आपने ओमेगा ऐसे दे दिया तो आर ओमेगा ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब आर ओमेगा ऐसा आ गया और वीसीएम ऐसा है, तो आप देखो ये एंगल, ये वीसीएम है, ये एंगल थीटा मान लो, तो ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। फिर से आप फॉर्मूला लगा दो, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ऊपर या नीचे, हाँ तो फिर तो अच्छा नीचे, तो फिर वीसी बराबर वीसी प्लस आर ओमेगा हो जाएगा। तो फिर उसको जीरो करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना? हाँ नेगेटिव आ जाएगा तो, हाँ फिर उसका मतलब क्या होगा फिर? उसका मतलब ये होगा कि प्योर रोलिंग नहीं हो पाएगी। अगर आपने वीसीएम ऐसे दे दिया और ओमेगा ऐसे दे दिया तो ये पॉइंट कभी रेस्ट पे आएगा नहीं, क्योंकि वीसी और आर ओमेगा एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं ना। तो ये पॉइंट, क्योंकि रोड तो रेस्ट पे है, प्लेटफॉर्म रेस्ट पे है और ये मूव करता रहेगा क्योंकि ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये वाला पॉइंट कभी रोड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे आएगा ही नहीं, तो स्लिपिंग होगी, प्योर रोलिंग नहीं होगा, ठीक है। व्हीकल्स कैसे मूव करते हैं प्योर रोलिंग के केस में, क्योंकि वो लोग दोनों डायरेक्शंस में जाते हैं। दोनों डायरेक्शन में कैसे जाते हैं? मींस रोलिंग स्टोन में एंटीक्लॉकवाइज भी होता है। नहीं फिर से बोलिए आप सवाल, बोलिए फिर से बोलिए। तो व्हील्स जैसे एंटीक्लॉकवाइज भी मूव करते हैं ना, तो उनमें तो फिर प्योर रोलिंग। आप बताइए एंटी क्लॉकवाइज कब मूव करते हैं या क्लॉकवाइज कब मूव करते हैं, दोनों की बताइए कि कंडीशन। रोड पे चलते हैं तब ठीक है, रोड पे चलते हैं तब क्लॉकवाइज कब मूव करते हैं, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हुए क्लॉकवाइज मूव करते हैं या बैकवर्ड जाते समय क्लॉकवाइज मूव करते हैं? फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड जाएंगे तो क्लॉकवाइज मूव करेंगे, ठीक है। बैकवर्ड जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, है ना। तो अब देखो जब बैकवर्ड जाएंगे तो वीसीएम इधर हो गया और आर ओमेगा तब इधर हो जाएगा, तो देखिए वीसीएम और आर ओमेगा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब फॉरवर्ड जाएंगे हाँ और आर ओमेगा को कैंसिल कर देंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो प्लेटफॉर्म को मूव करना पड़ेगा प्योर रोलिंग के लिए, रोड पे नहीं हो सकता। चलिए बच्चों लिख लिया सबने? हाँ बता रहा हूँ भाई, ठीक सर लिख लिया बस। सर एक बार रिपीट कर दो सर बस आपका सर आंसर 15 मीटर प्रति सेकंड आता है। हाँ ठीक। भाई देखो ये मैंने शुरुआत में पिछली वाले क्लास का बताया था, ये मैंने एक सवाल लिया था, ठीक है। इसमें वही मैंने बताया था कि v बराबर vb बराबर va करना पड़ेगा और एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी प्योर रोलिंग हो पाएगी। तो इसमें एक सवाल हो गया था इससे आगे वाला। ये तो सर हो गया सर। हाँ फिर हाँ से इसकी बात करता हूं, इसके बाद हम क्या कर रहा है सर इससे आगे वाली वो कर देना रिपीट। इसके बाद मैंने बताया कि रोड पे जैसे हो रही है प्योर रोलिंग, ठीक है, तो रोड पे तो मतलब वो पॉइंट भी जो है रेस्ट पे आ जाएगा ना, तो आप पॉइंट ए का नेट वेलोसिटी लिखिएगा तो वीसी मतलब पॉइंट ए की नेट स्पीड लिखेंगे तो वीसी हो गया आगे की तरफ, और चूंकि ओमेगा इधर है तो आर ओमेगा पीछे की तरफ हो गया, तो वीसी माइनस आर ओमेगा बराबर 0 करेंगे क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है रेस्ट पे, तो वीसी बराबर आर ओमेगा हो जाएगा जब प्योर रोलिंग रोड पे हो रही होगी, ऐसे प्लेटफॉर्म पे हो रही होगी जो रेस्ट पे है। दोनों के एक्सेलरेशन भी रिलेटिव एक्सेलरेशन भी बराबर करने पड़ेंगे, क्योंकि प्योर रोलिंग को अगर आप मेंटेन करना चाहते हो तो ए पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन आप लिखेंगे तो AC माइनस आर अल्फा होगा, AC इधर और अल्फा इधर, तो AC राइट साइड क्योंकि ट्रांसलेशन वाला, आर अल्फा पीछे की तरफ हो जाएगा।
तो AC माइनस आर अल्फा नेट एक्सेलरेशन होगा पॉइंट ए का, और चूंकि रोड है, रोड रेस्ट पे रहती है, एक्सेलरेट नहीं होती, तो उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो AC बराबर आर अल्फा हो जाएगा अगर आप प्योर रोलिंग को मेंटेन करना चाहते हो। ठीक है, तो जो लोग नहीं लिख पाए बच्चों, या आप डिस्कनेक्ट हो गए थे किसी वजह से, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, फिर उस पर मैंने एक सवाल लिया था। आई होप कि आप सबने यहां तक नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इस पे। अब एक सवाल है ना, तो इसमें बच्चों सवाल में देखिए मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूं और कंडीशन बताता हूं थोड़ा सा। मान लीजिए एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म एंगल अल्फा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, और आपने कोई भी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लिया, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, कुछ भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लिया, और आप उसको रिलीज कर रहे हो। ठीक है, हाइट h से आप इस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ये सेंटर हो गया, और h हाइट से आप इसको रिलीज कर रहे हैं, तो ऐसा नीचे आएगा ये, है ना। और हमने बता दिया यहाँ पे कि जो फ्रिक्शन है म्यू वो नॉन जीरो है। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड प्योर रोलिंग, मतलब फ्रिक्शन है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर मान लीजिए ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, कुछ मास m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, रेडियस r का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए बच्चों, मैं थोड़ी देर के मानता हूं कि फ्रिक्शन नहीं होगा और आपने रिलीज किया, तो रोल करता हुआ नीचे आएगा या स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा जब फ्रिक्शन नहीं होगा तब? मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है, स्लाइड करता हुआ। ओके, और रोलिंग और स्लिपिंग दोनों होगी उसमें। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो? हाँ सर। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर फ्रिक्शन नहीं है ना, इफ म्यू इज इक्वल टू 0, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है, तो बच्चों नो रोलिंग, बिल्कुल भी रोल नहीं होगा, स्लिपिंग होगी केवल, नो रोलिंग ओनली स्लिपिंग। ठीक है, बिल्कुल रोल नहीं होगा अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। सर कारण क्या है, क्यों रोल नहीं होगा? कारण ये देखिए, अगर आप देखें जैसे फ्रिक्शन नहीं है, आप इसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें तो इस पे फोर्सेस कुछ इस तरह से लगेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड और नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से, यही दो फोर्स लगेंगे, एक नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके अलावा तीसरा फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट के अबाउट, सेंटर के अबाउट टॉर्क निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल और ग्रेविटी दोनों यहीं से पास हो रहा है, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क 0 हो जाएगा, तो नेट टॉर्क अबाउट सेंटर 0 हो जाएगा। अब जब सेंटर के अबाउट टॉर्क ही नहीं है तो रोटेशन कैसे होगा? रोटेशन नहीं होगा, इसलिए जो कोई भी रिंग है, डिस्क है, कुछ भी, आप फ्रिक्शन अगर 0 है तो ऐसा सिंपल स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा। दूसरा केस जो कि आपको सवालों में जनरली देखने को मिलेगा, इफ म्यू इज नॉन जीरो, फ्रिक्शन कोफिशिएंट नॉन जीरो है एंड सफिशिएंट टू प्रोवाइड प्योर रोलिंग, मतलब जितना फ्रिक्शन चाहिए प्योर रोलिंग के लिए उतना फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड प्योर रोलिंग, उस केस में ये जो सिलेंडर है या डिस्क है जो भी है, वो ऐसा रोल करता हुआ नीचे आएगा। ठीक है, तो जब रोल करता हुआ नीचे आएगा तो इस मोमेंट में बच्चों जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि इस मोमेंट पे जब ये पहुंच चुका है डिस्क या रिंग नीचे, इस मोमेंट पे इसके पास लीनियर वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, और इसका एंगुलर स्पीड कितना है। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, लीनियर स्पीड या एंगुलर स्पीड कितनी है। जब इसको आप फ्रिक्शन है सफिशिएंट और उसको रिलीज कर दिया है तो बताइए कितना होगा एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड। फिर से मैं जाता हूं अपने पिछले वाले सवाल पे, जब म्यू 0 है, कोई प्योर रोलिंग, कोई रोलिंग नहीं हो रही, केवल ट्रांसलेशन हो रहा है, तो बच्चों मुझे बताइए इस वाले केस में ओमेगा होगा या ओमेगा नहीं होगा? इस वाले केस में जब ओमेगा नहीं होगा। ओमेगा नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। वी होगा बच्चों, वीसी मतलब सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो होगी, यस सर। और बच्चों वो उतनी ही होगी एज इफ आपने किसी पार्टिकल को रिलीज कर दिया है। वीसी बराबर √2gs, ऐसे जैसे h हाइट से, मान लीजिए ये जो मैं हाइट ले रहा हूं इसको h ले लेता हूं, ठीक है, तो जैसे आप एक पार्टिकल को रिलीज कर देते हैं ना एनर्जी कंजर्वेशन, तो नीचे पहुंचता है तो उसकी स्पीड √2gh हो जाती है, सेम वैसा ही बिल्कुल रिलीज करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास h हाइट नीचे जाएगा और वही जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसके पास जो सेंटर ऑफ मास के पास स्पीड होगी वो √2gh होगी। ठीक है, ओमेगा कुछ भी नहीं होगा, कोई भी रोटेशन नहीं है। बच्चों इसमें कोई डाउट तो नहीं पहले वाले में? आपको क्लियर है क्या ये? नो सर, ठीक है, दूसरे वाले में देखिए, अगर फ्रिक्शन नॉन जीरो है एंड सफिशिएंट टू प्रोवाइड रोलिंग है तो उस केस में बच्चों ओमेगा होगा। ठीक है,
कारण क्या है? क्योंकि देखिए जैसे ही आप इसको रिलीज करेंगे, ठीक है, तो फ्रिक्शन चूंकि प्रेजेंट है तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगना लगेगा और इस फ्रिक्शन का टॉर्क आ जाएगा सेंटर के अबाउट। तो यहां पे अगर आप टॉर्क निकालेंगे अबाउट सेंटर तो वो नॉन जीरो आएगा। अब टॉर्क आएगा यानी अल्फा आएगा, उसकी वजह से ओमेगा आएगा और ये नीचे की तरफ रोटेट करता हुआ पहुंचेगा। जैसे जैसे नीचे जाएगा लीनियर स्पीड भी बढ़ेगी, ओमेगा भी बढ़ेगी, क्योंकि v बराबर आर ओमेगा हमेशा रखना है, क्योंकि ये देखिए ये रेस्ट पे है, जो ये प्लेटफॉर्म है, ये वेज है, ये रेस्ट पे है। तो जैसे जैसे नीचे आएगा v भी बढ़ता है, ओमेगा भी बढ़ता जाएगा और एट द एंड कुछ v और ओमेगा मिल जाएगा, उससे फिर वो आगे अपना मोशन करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क आएगा। बच्चों थोड़ा सा यहाँ प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है। मैं बच्चों अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है इसका नेचर क्या है, फ्रिक्शन का काइनेटिक है या स्टैटिक है, क्या लगता है आपको? काइनेटिक, स्टैटिक, स्टैटिक है। ओके। कैसे कैसे स्टैटिक बोल रहे हैं, कैसे काइनेटिक बोल रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन? अच्छा पहले वो वाले बच्चे आर्गुमेंट दे दें जो कह रहे हैं कि सर काइनेटिक लगेगा, फिर स्टैटिक वाले आर्गुमेंट दे देंगे। काइनेटिक वाले कोई जो कह काइनेटिक कह रहे हैं, क्या आर्गुमेंट है आपका कि क्यों? क्योंकि मूव करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसलिए काइनेटिक है। यस सर। ओके, स्टैटिक वाले क्या आर्गुमेंट देंगे? स्टैटिक वाले रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही तो इसलिए स्टैटिक होगा। रिलेटिव स्लिपिंग नहीं, सर पॉइंट जो उसके कांटेक्ट में है उस पॉइंट पर जो वेलोसिटी नहीं होगी सर, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी उस पॉइंट पर, इस वजह से इसीलिए स्टैटिक रहेगा। स्टैटिक होगा। एकदम सही एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली सही आंसर बच्चों स्टैटिक होगा, काइनेटिक नहीं होगा। वेरी गुड। जो नेचर है बच्चों फ्रिक्शन का वो स्टैटिक है। सर ऐसे कैसे हो गया, ये तो मूव कर रहा है। देखिए फ्रिक्शन जो लगता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में लगता है। तो जैसे मान लीजिए किसी भी मोमेंट पे आप इसको देखिए, जैसे इस मोमेंट पे है ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट, तो ये जो पॉइंट ए है सर्कुलर ऑब्जेक्ट का, ये जो पॉइंट बी है प्लेटफॉर्म का, इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है मतलब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। तो ऐसा फ्रिक्शन कब हो, मतलब वो फ्रिक्शन जो इन दो सरफेसेस के बीच में आता है जिनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होता, वो स्टैटिक होता है। अगर रिलेटिव मोशन हो गया, मान लीजिए ए आगे चला गया या दोनों स्लिप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तब काइनेटिक आएगा। यहाँ पे तो स्लिपिंग नहीं हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है, इसलिए जो फ्रिक्शन आएगा बच्चों नेचर ध्यान रखिएगा स्टैटिक आएगा। इसलिए कभी भी ये वाले सवाल सॉल्व करते समय आप फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी मत रख दीजिएगा, ठीक है। म्यू एम जी कब होता है, जब काइनेटिक मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लिया हो। स्टैटिक की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, जीरो से लेकर मैक्सिमम फ्रिक्शन तक कुछ भी हो सकता है, तो उसको म्यू एम जी मत असाइन कर दीजिएगा, क्योंकि नेचर स्टैटिक है। यहाँ पे जीरो से लेकर म्यू एम जी तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और बच्चों थोड़ा सा समझते हैं। दूसरा सवाल है बच्चों कि यहाँ पे जैसे इसके पास कुछ मैकेनिकल एनर्जी होगी और नीचे जाके कुछ मैकेनिकल एनर्जी होगी, तो मेरा सवाल ये है कि आपसे कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगेगा या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा? नहीं लगेगा सर। नहीं लगेगा, ओके। कारण क्या है, क्यों नहीं लगेगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स है जो कि नॉन कंजर्वेटिव है, इसलिए नहीं लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है जो कि नॉन कंजर्वेटिव है, इसलिए नहीं लगेगा। और कोई बच्चा कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहे, कोई और कुछ बताना चाहे? ठीक है, फ्रिक्शन तो प्रेजेंट है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, और फ्रिक्शन का नेचर भी हम लोगों ने देख लिया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा। कारण क्या है, फ्रिक्शन के रहते हुए कैसे लग रहा है? फ्रिक्शन तो रोलिंग करा रहा है ना खाली। हाँ बोलिए बोलिए, फ्रिक्शन क्या कर रहा है? रोलिंग करा रहा है ना सर, रोलिंग के बाद तो फिर फ्रिक्शन उसका कोई वो नहीं है ना, जैसे रोलिंग हो जाती है। सर वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो हो रहा है ना, उसी वजह Yes, से sir. है कि इस पॉइंट पर वो लग रहा है कि पॉइंट के रेस्पेक्ट रेस्ट में है ना सर वो। हाँ एक्चुअली सही सही एक्सप्लेनेशन है। एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगा पाएंगे फ्रिक्शन के लगते हुए भी, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इस केस में जीरो है। सर कैसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे जीरो हो गया? तो इनका भी एक्सप्लेनेशन सही है बच्चों। देखिए जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है ना, वो मोमेंटरली रेस्ट पे है, क्योंकि ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है ना। तो फ्रिक्शन वर्क तब करेगा जब डिस्प्लेसमेंट हो। देखिए वर्क डन के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, और जिस पॉइंट पे फोर्स लगना चाहिए उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब जैसे पॉइंट ए पे फ्रिक्शन लगेगा, है ना, पॉइंट ए पे फ्रिक्शन लगेगा, बिल्कुल सही बात है, पीछे की तरफ लग गया, लेकिन ये तो रेस्ट पे है, क्योंकि ये रेस्ट पे ये रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन वर्क ही नहीं कर पाएगा। अगर फ्रिक्शन वर्क नहीं कर पाएगा तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो बच्चों इस सवाल में एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन लगाते समय बच्चों हम लोग को एक रेफरेंस लाइन लेनी होती है, तो मैं नीचे रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ। ये जो है ये हमारा रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ये रेफरेंस लाइन है। अब थोड़ा सा बताइएगा कि इनिशियल एनर्जी में कौन कौन से टर्म आएंगे?
और सर पोटेंशियल ये ना एनर्जी क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो सर मतलब कोई भी एनर्जी को लॉस नहीं होता और सीधे रोटेट करेगा हाँ, तो उसका एनर्जी लॉस कारण नहीं होगा। देखिए देखिए ऐसा नहीं है, रोटेशन में एनर्जी का लॉस नहीं होता, ये गलत स्टेटमेंट है। मतलब जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है तो कोई एनर्जी को लॉस नहीं हो रहा। अगर फ्रिक्शन मतलब नहीं होता स्टैक कर दो एक बार वो भी रहता लॉस हो जाता नहीं नहीं नहीं, है एनर्जी कंजर्व होगी। फ्रिक्शन, देखिए अगर फ्रिक्शन नहीं है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो एनर्जी कंजर्व होगी ही होगी। प्रॉब्लम तो तब आएगी फ्रिक्शन लग रहा है तब भी एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा है। तो सुन लीजिए बच्चों ध्यान से, कभी भी प्योर रोलिंग हो रही होगी तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा जीरो रहेगा। कभी भी प्योर रोलिंग हो रही होगी वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो रहेगा। देखिए प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन लग भी सकता है, फ्रिक्शन नहीं भी लग सकता है। प्योर रोलिंग के केस में मैं अभी जैसे इस वाली ये एग्जांपल दिया मैंने, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, कुछ ऐसे एग्जांपल भी आपको दूंगा जहां पे प्योर रोलिंग हो रही होगी फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो फ्रिक्शन आ भी सकता है प्योर रोलिंग में, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जब भी आए या ना आए वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमेशा जीरो रहेगा। नहीं आया तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात ही नहीं करेंगे। आता भी है, प्योर रोलिंग हो रही है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो रहेगा। चलिए बच्चों थोड़ा सा मदद करिए, यहाँ पे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितना लिखना चाहिए? इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी रिलीज कर रहे हैं इसको रेस्ट पर से, हाँ बोलिए बोलिए, सही बोल रहे हैं, mgh। और कोई रहेगा क्या? काइनेटिक एनर्जी कुछ है क्या? नो सर नहीं, जीरो। ठीक है। जब फाइनल लिखिएगा तो बच्चों थोड़ा सा मैं ये क्या करता हूँ, रेफरेंस लाइन ना मैं सेंटर ऑफ मास पे ही ले लेता हूँ, ठीक है? तो आपका दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, सेंटर ऑफ मास पे ही मैं रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ। ये सेंटर ऑफ मास जहां फाइनली पहुंच गया वहीं रेफरेंस लाइन है, और जो पहले जहां पे सेंटर ऑफ मास था वो हाइट और फाइनल सेंटर ऑफ मास के बीच का हाइट h है, इसलिए यहाँ पे मैंने mgh लिख दिया है, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या टर्म आएंगे बताइए? फाइनल मैकेनिकल एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर आएगा और प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आएगा। क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी आएगी? नहीं नो आएगी सर सर। नहीं आएगी। अब देखिए बच्चों इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब प्योर रोलिंग हो रही है या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन हो रहा है, तो जैसे हम लोग ट्रांसलेशन के लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, और प्योर रोटेशन हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशन के लिए लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अगर दोनों चीजें हो रही हैं तो टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी के ट्रांसलेशन प्लस के रोटेशन, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे के ट्रांसलेशन प्लस के रोटेशन दोनों रख देंगे, और मान लीजिए मुझे v निकालना हो, ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना हो कि किस स्पीड से ये पार्टिकल जो है, इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, ये जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, मुझे v की वैल्यू निकालनी है। तो हाफ एम वी स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो बच्चों ओमेगा की जगह क्या रख देना चाहिए फिर बताइए, अगर केवल v निकालना है तो? ओमेगा बराबर v बाई आर रख देंगे, बराबर mgh, ठीक है। उसके बाद v के लिए बच्चों सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो आप लोग ये सब लिखिए, सॉल्व करिए, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं छोटे छोटे वो आप अपना मेंशन करते रहिएगा। मैं यहाँ पे v के लिए सॉल्व करके वैल्यू लिखता हूँ। आई की वैल्यू रखनी होगी। हाँ i की वैल्यू रख दीजिए, m के स्क्वायर रख दीजिए। ओके सर। रुक जाओ, एक तो खत्म कर लें पहले। सर इस वाले टेस्ट में सेंटर ऑफ मास आएगा? सेंटर ऑफ मास आएगा, पूरा आएगा सर? मैं बता देता हूँ, एक सेकंड ना, मेरे पास आया सिलेबस, मैं बताता हूँ आपको। ये सही है आना सैंपल के। बच्चों ये आएगा जो स्पीड आएगी अंडर रूट 2gh और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जहां पे के रेडियस ऑफ जायरेशन है, तो देख लीजिएगा। मैच नहीं कर रहा हो तो बताइएगा फिर।
बच्चों हो जाए तो बताइएगा, फिर एक सवाल कर लेंगे इस पे। डन है? यस सर। ठीक है ठीक है, तो सर करिए करिए करिए। हाँ, केवल √2GH। मतलब सर आपने जो ऑब्जेक्ट दिया उसको कुछ माना नहीं है कि उन्होंने रिंग मान लिया है। नहीं नहीं, रिंग क्यों मानोगे? रिंग तो स्पेशल केस हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो जैसे रिंग होगा तो रेडियस ऑफ जायरेशन 1 हो जाएगा, है ना। देखिए रोटेशनल मोशन तो पूरा आ रहा है, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन का 20% है, तो एग्जैक्टली कौन से टॉपिक लिए हैं मुझे मतलब इसमें मेंशन नहीं है। और सर ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक में हो जाएगा, नहीं तो अगले क्लास में मंडे तक हो जाएगा। ओके सर। बच्चों देखिए एक बार मैच करिए, आप लोग का v बराबर √2GH डिवाइड बाय 1 + k² आ रहा है ना। यहाँ पे मैंने i की जगह mk² रख दिया। देखिए क्यों रखा है उसका भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन भी देता हूं। ठीक, देखिए आगे लिखिए लिखिए लिखिए। बोल तो दिखा रहा है सेंटर ऑफ मास में कोलिजन आ रहा है और ये रोटेशन मोशन आ रहा है और ग्रेविटेशन। मंडे तक हो जाएगा सर? हाँ हो जाएगा, मंडे तक इजीली हो जाएगा। बाकी आपका मतलब ग्रेविटेशन 15% है, तो आप ये मान लीजिए 85% तो आपका हो ही गया है। आज मैं शायद समय बचेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो जाएगा, 5-7% बचेगा बस, वो मंडे को या सैटरडे को हो जाएगा। ठीक अब जो देखिए इसमें जो सवाल बन सकते हैं आपसे कि जैसे v बराबर आपने √2GH डिवाइडेड बाय √1 + k² रखा है, तो इसमें सवाल में पूछ देगा कि रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है ना, और तीनों को रिलीज कर दिया गया है। रिंग है, डिस्क है, हॉलो स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर है, तीनों को रिलीज कर दिया गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीड लिख दीजिए, या सबसे तेज कौन आएगा, सबसे तेज स्पीड किसकी होगी और सबसे धीमे स्पीड किसकी होगी, सबसे स्लो कौन होगा, सबसे तेज कौन होगा। तो कैसे किया जाएगा बच्चों, क्या किया जाएगा? ये आप लोग को बताना है। 4 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैं फिर से बताता हूं। 4 ऑब्जेक्ट है हमारे पास, रिंग है, सबका मास और रेडियस सेम है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, मास और रेडियस सबका सेम है। रिंग है, डिस्क है और हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। आपको बताना है अगर सबको सेम हाइट से रिलीज कर दिया गया है तो कौन सबसे तेज स्पीड से नीचे पहुंचेगा। सेम हाइट है, सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, मास सेम, हाइट सेम, रेडियस सेम, सब सेम है। बस ये 4 ऑब्जेक्ट हैं, रिलीज कर दिया, कौन सबसे तेज स्पीड से नीचे आएगा और किसकी स्पीड सबसे धीमी होगी। रिंग सबसे तेज आएगा या सबसे धीमा आएगा? तेज आएगा, ओके। देखिए अगर वैसे 1 + k² इस तरह से याद रहे तो भी ठीक है, यानी आप रेडियस ऑफ जायरेशन से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और रेडियस ऑफ जायरेशन लिख लीजिए या सीधे सीधे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी बच्चों आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे √2GH डिवाइडेड बाय √1 + I/mr² लिख सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि m और r सबका सेम है, जितने भी हैं रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सबका सेम है, तो ये फैक्टर सबके लिए सेम है, 1 सबके लिए सेम है, h सबके लिए सेम है, जो डिफरेंस करेगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा।
तो आप देख रहे हो बच्चों कि v और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना इनवर्सली, एब्सोल्युटली। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उतनी कम स्पीड से आएगा या उतना तेज स्पीड से, मतलब उतनी कम स्पीड से आएगा। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं, रिंग, डिस्क, हॉलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है? रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है, तो रिंग सबसे स्लो आएगा, है ना। तो जो वेलोसिटी ऑफ द रिंग होगी वो स्लोवेस्ट होगी। अच्छा, डिस्क, हॉलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सबसे जो लीस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों वो किसका होता है? देखिए डिस्क का आप लिखते हो सॉलिड स्फीयर का सबसे कम। देखिए डिस्क का आप लिखते हैं हाफ mr स्क्वायर यानी 0.5 mr स्क्वायर। हॉलोस्फीयर का लिखते हैं 2/3 mr स्क्वायर। 2/3 का मतलब हो गया 0.6 mr स्क्वायर, 0.67 जैसा भी आप समझे। सॉलिड स्फीयर का लिखते हैं 2/5 यानी 0.4 mr। तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। अच्छा बीच में बताइए बच्चों, फिर सॉलिड स्फीयर के पहले या रिंग के पहले किसको रखना पड़ेगा, क्या किया जाए? डिस्क कहाँ है? रिंग के बाद में लिखूं या सॉलिड स्फीयर के बाद में लिखूं, कैसे करूं? सॉलिड स्फीयर के पहले डिस्क लिख देते हैं और उसके बाद हाँ हॉलोस्फीयर, है ना। हाँ 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 बोलिए बोलिए बोलिए। एक बार बता दो, क्या बता दें? आपने जो भी बताया। अच्छा देखिए, अगर आपके पास मास और m और r रेडियस के डिफरेंट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, मतलब रिंग है, डिस्क है, हॉलोस्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और आपको कंपेयर करना है कौन सबसे तेज स्पीड से नीचे पहुंचेगा, ठीक है, किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। तो आप यहां से देखो वेलोसिटी जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा स्पीड उतनी कम होगी। तो सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है? रिंग का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चूंकि रिंग का सबसे ज्यादा है तो उसकी स्पीड सबसे कम होगी। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है तो उसकी सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा हो गया। अब सॉलिड स्फीयर से ज्यादा किसका है? तो सॉलिड स्फीयर से ज्यादा हॉलोस्फीयर का है। कुछ मैंने गलत लिख दिया क्या कुछ? नहीं नहीं ठीक है ना, 0.4 से ऊपर 0.5 है। तो सॉलिड स्फीयर से जस्ट ज्यादा किसका है? डिस्क, तो उससे जस्ट कम होगा डिस्क। हॉलोस्फीयर, फिर डिस्क से ज्यादा किसका? हॉलोस्फीयर, तो हॉलोस्फीयर, और सबसे ज्यादा किसका है? रिंग, तो सबसे लास्ट में रिंग। तो ये ऑर्डर बन जाएगा स्पीड का। बातें नहीं करिए बेटा, नोट कर लीजिए इसको। क्या हो गया हमारी माइक बोलो आप। डन सर। ठीक, लिखिए 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 लिखिए। अच्छा जो ये आपका डेरिवेशन एनसीईआरटी में है तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं आपको 3 फॉर्मूले बताऊंगा, वो आप दिमाग में रखिएगा। उनका एक्सप्लेनेशन उतना ज्यादा जरूरी नहीं क्योंकि मेंशन भी नहीं है हमारे सिलेबस में। तो बकरा में तो 24 घंटे बारिश पड़ी है। यस सर, 3 दिन छुट्टी कर दी डीएम ने। तो आप लोग कैसे आ गए फिर? हमारी छुट्टी तो इसलिए तो कम बच्चे आए थे हमारी क्लास में। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। सर हल्द्वानी भी यार सब हम यार, मुझे मेरे घर में भी बात हुई थी तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, हालत थोड़ा सा एक समय तक ठीक लगता है यार, मतलब बिल्कुल एकदम बिना रुके। हाँ बिना रुके बारिश होती तो यार सर कल तक तो ठीक भी लग रहा था, आज तो बहुत होने लग गई। बच्चों ये 3 फॉर्मूला मैं चाहता हूं आप नोट कर लीजिए। देखिए वी रोलिंग बराबर वी स्लाइडिंग बराबर √1 + k² r²। तो वी स्लाइडिंग का मतलब हो गया बच्चों √2gh, ठीक है। मतलब वी स्लाइडिंग का मतलब अगर फ्रिक्शन नहीं होता और ऑब्जेक्ट अगर स्लाइड करते हुए नीचे आता तो क्या स्पीड होती? तो वो √2gh डिवाइडेड बाय 1 + k² r²। तो बच्चों ये हम लोगों ने अभी डिराइव कर लिया है, ठीक है। बाकी हमें बच्चों डिराइव करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जैसे एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग, तो एक्सेलरेशन ऑफ रोलिंग जो होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग डिवाइडेड बाय 1 + k² r²। तो एक्सेलरेशन ऑफ स्लाइडिंग होता है g sin थीटा। मतलब अगर आप रिलीज कर दें और फ्रिक्शन ना हो तो वो g sin थीटा एक्सेलरेशन से नीचे आएगा डिवाइड बाय 1 + k² r²। और k होगा बच्चों रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है।
अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इसका फॉर्मूला इस तरह से भी याद रख सकते हैं, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वैसा याद रख लीजिए। टाइम फ्रिक्शन नहीं है तो रोल कैसे करेगा? फ्रिक्शन नहीं है तो रोल नहीं करेगा ना, स्लाइड करेगा, तो केवल जी साइन थीटा होगा एक्सेलरेशन। सही बात है, फ्रिक्शन नहीं तो स्लाइड करेगा, केवल रोल नहीं करेगा। टाइम टू रोल डाउन, बच्चों ये टाइम जो स्लाइड में होने पे जो टाइम लगता, स्लाइडिंग का टाइम लगता, और अंडर रूट ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सर स्लाइडिंग में कितना टाइम लगता? तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो केवल स्लाइड करता, तो बच्चों जैसे ये बिल्कुल वैसे ही नीचे आता जैसे किसी एक पार्टिकल को रिलीज कर दिया गया है h हाइट से, तो अंडर रूट 2h अपॉन जी और अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों जिसका ज्यादा होगा, रेडियस ऑफ जायरेशन भी उसका ज्यादा होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि 3 ऑब्जेक्ट्स को रिलीज कर दिया गया है, रिंग, डिस्क, ये 4 ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया है, रिंग, डिस्क, हॉलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर। अगर बच्चों टाइम में उनको अरेंज करना हो कि सबसे ज्यादा टाइम, फिर उससे कम टाइम, सबसे कम टाइम, तो टाइम को कैसे आप अरेंज करेंगे? कौन सबसे जल्दी आ जाएगा, कौन सबसे देर में आएगा? टाइम ऑफ रोलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे देर में कौन आएगा? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर सबसे देर आएगा। सबसे देर में कौन आएगा बेटा? रिंग सबसे देर में आएगी। सॉलिड स्फीयर सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी रेडियस ऑफ जायरेशन सब कम है, तो उसको टाइम टू रोल डाउन कम लगेगा, तो जल्दी आ जाएगा। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो उसका रेडियस ऑफ जायरेशन ज्यादा होगा, तो उसको रोल करने में समय लगेगा। तो डिस्क का जो टाइम है वो सबसे ज्यादा होगा और सॉलिड स्फीयर का टाइम सबसे कम होगा। फिर बाकी बच्चों आप बीच में 2 लिख लीजिए। चलिए दोनों मुझे लिख के बताइए जरा बच्चों, सॉलिड स्फीयर से ज्यादा समय किसको लगेगा, उससे ज्यादा किसको लगेगा? सॉलिड स्फीयर को सबसे कम लगेगा, डिस्क को सबसे ज्यादा लगेगा। ये दोनों बीच वाले मुझे बताइए। मैंने अच्छा सॉरी रिंग होगा बिल्कुल। हाँ सर रिंग को सबसे ज्यादा लगेगा। हाँ रिंग को सबसे ज्यादा लगेगा, सो सॉरी, रिंग को सबसे ज्यादा, सॉलिड स्फीयर को सबसे कम, बीच में बचते हॉलोस्फीयर और डिस्क। सॉलिड स्फीयर के बाद डिस्क, फिर हॉलो स्फीयर, फिर डिस्क। हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के बाद क्या लिखूं? डिस्क लिखूं, फिर हॉलोस्फीयर? यस सर। सही है ये ऑर्डर? यस सर सही है। ठीक। तो यही बच्चों 2 चीजों में मेनली पूछा जाएगा आपसे, समय के ऑर्डर पूछ सकता है या फिर स्पीड का ऑर्डर पूछ सकता है। बच्चों लिख लिया है तो सवाल कर लिया जाए फिर एक। यस सर। लिखे लिखे। बच्चों देखिए ये सेंस भी बनाता है, जिसका स्पीड ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, ठीक है, और उसको समय कम लगेगा। तो स्पीड सबसे ज्यादा रिंग की होगी, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का सबसे ज्यादा, स्पीड सबसे कम रिंग की होगी, तो समय सबसे ज्यादा रिंग को ज्यादा लगेगा। ठीक है, अगर आप रिलेट करना चाहो तो रिंग की स्पीड सबसे कम, इसलिए उसको समय सबसे ज्यादा लगेगा। सॉलिड स्फीयर की स्पीड सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है, तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा, तो उसको समय सबसे कम लगेगा। और स्पीड क्यों ज्यादा है? क्योंकि एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो स्पीड और एक्सेलरेशन का सेम ऑर्डर रहेगा और टाइम का उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा। हो गया सर। ठीक। तो ग्रेविटेशन स्टार्ट हो जाएगा। हाँ पता नहीं बेटा, करते हैं कोशिश। देखो चलिए एक सवाल करते हैं, देखते हैं बच्चों थोड़ा सा सॉलिड स्फीयर।
बच्चों एक सवाल करिए और आंसर बताइए इसका। फिर ऑप्शन सी। सर सी होना चाहिए। सी होना चाहिए, ठीक है। What is the speed of its center of mass when the cylinder reaches its bottom? तो बच्चों स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए, √2gh डिवाइडेड बाय √1 प्लस आई बाय एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर। और हमारे पास सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों कितना रखना चाहिए? सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के एम आर स्क्वायर बाई 2, 1/2 एम आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, √2gh ऊपर एज इट इज, यहाँ पे बचेगा √1 प्लस 1/2 यानी 1 प्लस 1/2 हो जाएगा बच्चों 3/2, ठीक है। तो ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा 4gh/3, √4gh/3, सी ऑप्शन आ जाएगा। आया था बच्चों आप लोग कभी? ठीक, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। देखो बच्चों, ई ट्रांसलेशन टू ई रोटेशन टू ई टोटल, इनका रेशियो बच्चों कुछ इस तरह से लिखा जाता है। मैं थोड़ा सा इसमें आपको बता देता हूँ, है ना, बाकी आपको रिजल्ट याद रह जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं रिजल्ट याद रहता है तो कैसे लिखना है मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। देखिए, ई ट्रांसलेशन का मतलब हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, और ई रोटेशनल का मतलब हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ई टोटल का मतलब हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों है। अब इनमें से बच्चों आपको देखिए दो का रेशियो पूछा जा सकता है कि ई ट्रांसलेशन टू ई रोटेशन का रेशियो बता दो, या ई रोटेशन टू ई टोटल का बता दो, कुछ भी सवाल में ऐसा बन सकता है कॉम्बिनेशन, तो आपको पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं, बाकी आप सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा और बच्चों इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो मैं लिख दूंगा हाफ एम वी स्क्वायर इज टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को लिख सकता हूं बच्चों वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जिसमें से जो जो कॉमन है बच्चों कैंसिल कर देते हैं। मैं काम करता हूँ एम वी स्क्वायर से सबको डिवाइड कर देता हूँ, तो देखिए एम वी स्क्वायर यहां से चला जाएगा, या एक काम करें सबसे पहले हाफ से डिवाइड करते हैं, हाफ हर जगह प्रेजेंट है तो हाफ देखिए कैंसिल हो जाएगा, है ना। रेशियो में आप कॉमन चीज से डिवाइड कर सकते हैं, तो हाफ से मैंने तीनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया। उसके बाद बच्चों आप एम बी स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, तो एम बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, तो बेटा देखिए वी स्क्वायर सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर, और यहाँ देखिएगा बच्चों अगर आप एम बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो एम बी स्क्वायर यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस, और यहाँ एम बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आई डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी बच्चों एम आर स्क्वायर होगा, है ना, तो 1 इज टू एम आर स्क्वायर, 1 इज टू आई बाई एम आर स्क्वायर इज टू 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये रेशियो होगा। आई को आप एम के स्क्वायर रख देंगे रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म्स में, तो आ जाएगा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 1 इज टू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज टू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये रेशियो बहुत बार पूछ लिया जाता है और मेंशन्ड है हमारे एनसीईआरटी में, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप ऐसा फॉर्म याद रखने में कंफर्टेबल है ऐसे याद रख लीजिए, ऐसा याद रखना चाहते हैं ऐसे याद रख लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है। अगर आपको लगता है कि सर याद रखने की जरूरत नहीं है, उसी मोमेंट पे हम लोग ट्रांसलेशन और रोटेशन का रेशियो ले सकते हैं या टोटल का ले सकते हैं, तो अगर वैसे आप कंफर्टेबल है याद नहीं करना चाहते तो भी ठीक है, बाकी लिख लीजिए आप अपने नोटबुक में एक बार। लिख लीजिएगा तो बताइए बच्चों, सवाल करेंगे इस पे फिर, ठीक।
लिखिए 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 लिखिए। बच्चों अब लगा रहा हूं सवाल, एक बहुत सिंपल सा सवाल है, कोशिश करिएगा सारे आंसर कर लीजिएगा। तो बच्चों जब ये नीचे आ गया तब उसकी स्पीड v है, ठीक है, और रोल्स विद द सेम स्पीड विदाउट स्लिपिंग, तो दोनों का रेशियो बताना है आपको कि एक स्लिप कर रहा है विद स्पीड v और एक रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग विद द सेम स्पीड, तो आपको रेशियो बताना है काइनेटिक एनर्जी का दोनों केसेस में। हॉलो सिलेंडर है, वन रेशियो टू 1:2। तो मास के टर्म्स में आएगा क्या? रेशियो मास के टर्म्स में नहीं आना चाहिए। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज इन द टू केसेस। तो बच्चों 1:1 प्लस आई बाई mr² है ना, तो 1:1 प्लस, चूंकि हॉलो सिलेंडर है बच्चों, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² डिवाइड बाय mr², तो बिल्कुल सही है, 1:2 आ जाएगा इसका आंसर। किसी को कुछ डाउट होगी सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, तो पूछ सकते हैं। ये टोटल आएगा बच्चों इसमें, जिसमें रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, उसमें रोटेशनल और काइनेटिक दोनों आएगा, और ऊपर वाले में केवल काइनेटिक आएगा, तो जब रेशियो लेंगे तो 1:2 ये वाला आएगा, ठीक है। एक और सवाल ले लेता हूं मैं। बी ऑप्शन, सर बी है। ओके, So being K ट्रांसलेशन इज टू K ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ओके, तो बच्चों इसमें सॉल्व करेंगे तो 1:1 प्लस आई बाई mr², तो 1:1 प्लस आई हो जाएगा, हमारे पास सॉलिड स्फीयर 2/5 mr² डिवाइड बाय mr², तो 1 + 2/5 हो जाएगा, तो जो 1 + 5 + 2 7/5, तो बच्चों 5:7 आएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन आ जाएगा, yes, sir. ठीक है। और देखते हैं, बच्चों स्फीयर है तो इसको आप सॉलिड स्फीयर ही लेके चलिएगा। When a solid sphere of moment of inertia I rolls down an inclined plane, the percentage of total energy which is rotational, total energy का कितना परसेंटेज रोटेशनल है? 28%, ए ऑप्शन, ओके ओके। तो एक्चुअली बच्चों आपके यहाँ पे व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी इज रोटेशनल, तो आपको यहाँ पे K रोटेशनल इज टू K टोटल इंटू 100 करना पड़ेगा। तो K रोटेशनल लिखेंगे आप, अगर K रोटेशनल इज टू K टोटल का आप रेशियो लेंगे तो K रोटेशनल हो जाएगा I बाई mr² और K टोटल हो जाएगा 1 + I बाई mr² इंटू 100। सॉलिड स्फीयर है बच्चों, तो यहाँ पे 2/5 mr² रखिएगा तो ऊपर 2/5 बच जाएगा, और नीचे 1 + 2/5 बचेगा, तो 7/5 हो जाएगा
इंटू 100 कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल, तो 2/7 इंटू 100। देखिए बच्चों 200/7, 200/7 बच्चों, तो अगर 210 होता तो 30% हो जाता, 30% थोड़ा सा कम, 28% आ जाएगा इसका आंसर। आ गया, डन है। यस सर। Yes, sir. धन्यवाद है बच्चों। तो हम लोग रोटेशनल मोशन हमारा खत्म हो गया, बधाई हो आप सभी को। ठीक है, मैं कुछ सवाल छोड़ के जाऊंगा आप, हाँ, होमवर्क के लिए। एक ये है, आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, नहीं होगा तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। और बाकी तो अच्छा हाँ, एक छोटी सी चीज है बच्चों, कंपेयर करना है। बताइए सर। नहीं नहीं, हमको नहीं, तुम लोग को हो। हमारा तो हर साल यही है सिचुएशन। तुम लोग का अब अगले साल भगवान करे ना पढ़ना पड़े तुम लोग को। तैयारी है ना अगले साल ना पढ़ने की, या इस हाँ 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 हाँ, बताइए बताइए। हाँ नहीं, ये सब नहीं करना, पागल हो क्या? आग क्या लगा दो भाई? हाँ बारिश में पहुंच जाएगी सर। अरे यार, हाँ आग लगा दोगे तो बाकी तुम क्या यार। चलो देखो इधर, हाँ कोई कुछ पूछ रहा था, हाँ बोलिए। सर 22 के जो टेस्ट है उसमें सिर्फ रोटेशनल आएगा या ग्रेविटेशन भी आएगा? 22 का जो आपका टेस्ट है, मैंने शायद उसमें बताया आपको। मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, सेंटर ऑफ मास है, रोटेशन है और ग्रेविटेशन भी है। ठीक है, 3 चैप्टर आएंगे। ग्रेविटेशन 15% है, जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन आया। रोटेशन 65% है ना, 65, 5, 70, 80, 20% आपका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सेंटर ऑफ मास में आप मान लीजिए लास्ट में कोलिजन वाले टॉपिक चूंकि इंपॉर्टेंट है तो आप कोलिजन पढ़ के चाहिएगा, वो आएंगे। रोटेशन पूरा आएगा और ग्रेविटेशन 15% है। ग्रेविटेशन में 2 टॉपिक, एक तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो पहला है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसका वेरिएशन। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हमारी क्लास कल होती तो कल हो जाएगा आपका सिलेबस कंप्लीट, नहीं होती तो फिर मंडे के दिन 100% होगा। नहीं नहीं, छुट्टी नहीं है भाई, नहीं छुट्टी नहीं है भाई। आओ इधर बच्चों, थोड़ा सा आप देख लीजिए, इसमें रिलेशन देख लीजिए, थोड़ा सा आपको हेल्प रहेगी फॉर्मूले याद रखने में। जैसे लीनियर मोशन में आप F बराबर dp/dt लिखते हैं, रोटेशनल मोशन में टाउ बराबर dl/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। F बराबर ma, यहाँ पे टाउ बराबर i अल्फा। लीनियर मोमेंटम mv, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम i ओमेगा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा स्क्वायर। वर्क डन, अच्छा ये मैंने आपको बताया नहीं बच्चों, थोड़ा सा देख लीजिए इसको। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स F डॉट S, यहाँ पे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स टाउ डॉट थीटा, है ना। तो टाउ डॉट थीटा का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, मैग्नीट्यूड ऑफ थीटा इनटू कॉस थीटा, या कॉस, बच्चों में थीटा को थोड़ा सा अल्फा से डिनोट कर देता हूं। ये टाउ और थीटा के बीच का एंगल है। ज्यादातर केसेस में, मतलब आपके केस में, या तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे, या एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो ये आप सीधा सीधा लगा सकते हैं। उसके अलावा वेरिएबल फोर्स है बच्चों, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टाउ डॉट थीटा का। पावर जैसे वहां पे F डॉट V लिखते हैं, यहाँ पे टाउ डॉट ओमेगा लिखेंगे। ठीक है, मैं एक, आप कहेंगे तो मैं एक आध सवाल ले लूंगा, बाकी F डॉट V टाउ बराबर डॉट ओमेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों, यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। Linear impulse, it is the product of large force and the small time for which it acts. Angular impulse, it is the product of large torque time for which it acts. तो बच्चों तुम लोग को इम्पल्स थोड़ा सा याद है क्या? एक बार मुझे बताओ, किसी बच्चे को याद हो इम्पल्स क्या होता है? व्हाट इज इम्पल्स? चेंज इन लीनियर मोमेंटम कहलाएगा लीनियर इम्पल्स, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा एंगुलर इम्पल्स। जैसे हाँ, लीनियर इम्पल्स निकालते हैं बेटा तो आप F डेल्टा टी करते हैं, एंगुलर इम्पल्स निकालेंगे यानी चेंज इन एंगुलर मोमेंटम तो टाउ इनटू डेल्टा टी करना होगा। ठीक है, तो पावर, वर्क और एंगुलर इम्पल्स, मैंने थोड़ा सा उस पर कोई सवाल नहीं लिया, लेकिन फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम है, आप देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की चेंज इन मोमेंटम इज इंपल्स, F डेल्टा टी बराबर इंपल्स, सेम कहानी है। एंगुलर इंपल्स और एंगुलर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहोगे तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बराबर टाउ डेल्टा टी। ठीक है, तो सेम स्टोरी है। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। इसमें देखिए 3 चीजें हैं बच्चों, एक तो वर्क आप ध्यान रख लीजिएगा, पावर ध्यान रख लीजिएगा, और एंगुलर इंपल्स। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं इस पे 1-2 सवाल अगली क्लास में जब भी मिलेंगे कर लेंगे। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन बच्चों डन है। हाँ हाँ हाँ, बाकी हम लोग यहाँ से क्या नहीं मिला, चैनल नहीं मिला सर आपको? अरे यार सूरज भाई, चैनल यार, स्लाइड वर्क कर दो। हाँ हाँ हाँ, ये सब तुम्हारे साथ रहेगा अभी।
नोट करने मत बैठो, बहुत सारी चीजें हैं। बाकी तुम्हें लिखना है तो आराम से इसको लिख सकते हो। अरे सर, हाँ 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 हाँ। अरे मैंने आपको चैलेंज दिया था भाई, आप पूछ रहे थे ना पे ले निकलेगी जाएंगे तो क्या करेंगे? तो समझ नहीं नहीं मैंने नहीं पूछा नीट नहीं निकलेगी तो क्या करेंगे, मैं कह रहा हूँ कि इस बार पढ़ना कि नीट निकल जाए। तो फिर हम आपकी जगह लेंगे ना सर। मेरी जगह काहे लोगे बे, काहे मेरी जगह लोगे? आप वही पढ़ाएंगे फिर जो आप पढ़ा रहे हो। तैयारी चल रही है सर आपके साथ। सूरज ऑलरेडी कर रहा है, हम भी शुरू करेंगे वैसे ही। नहीं 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 ठीक है, नहीं नहीं तो आओ फिजिक्स पढ़ाने। फिजिक्स पढ़ाओगे या कोई और सब्जेक्ट पढ़ाओगे? कुछ भी पढ़ा सकते हैं हमारी। अरे कुछ भी थोड़े पढ़ाना भाई, नीट का एग्जाम है, 4 सब्जेक्ट है, कुछ भी पढ़ाओ कैसे होगा भाई? सर आप पहले पढ़ाएंगे ना सर। भाई आप फर्स्ट टू 8 तक ट्यूशन पढ़ा दो। अरे तो अच्छा चलो ठीक है ठीक है। धन्यवाद है आप सभी को। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय चैनल में थोड़ा इम्प्रूव करो यार। थैंक यू बाय बेटा बाय। सब्सक्राइब चैनल।